हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी जेई 2025 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में एक मेजर चेंजेस आया है। और पहले जो नोटिफिकेशन आया था और अब जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक मेजर चेंजेस आया है, और उसको जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आया है। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझते हैं उससे पहले अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया बच्चे ने, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। और सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका एग्जाम पैटर्न इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न अगर आपको पता होता है तो आप अननेसेसरी एफर्ट डालने से, मतलब किसी किसी चीज पर आपको पता है कि भाई कम एफर्ट डालने से भी मेरा काम हो जाएगा, तो वो बच जाएगा, वो टाइम सेव हो जाएगा, जिससे आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है या जहां पर आपको एक्चुअली में टाइम देना चाहिए वहां पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम दे पाओगे। तो एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न टोटल सिलेक्शन के मार्क्स है वो 100 मार्क्स है। सीबीटी एग्जाम्स में आपके 75 मार्क्स रहेंगे, वर्क एक्सपीरियंस में 25 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, मतलब पेपर तो आपकी 100 क्वेश्चन का ही होगा, 100 मार्क्स का ही होगा, बट उन 100 मार्क्स को इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा सीबीटी एग्जाम के 75 मार्क्स से, और 25 मार्क्स आपके वर्क एक्सपीरियंस के रहेंगे। इसके बाद सीबीटी एग्जाम की डिटेल ले लेते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर बेस्ड ऑन एआईसीटी डिप्लोमा सिविल सिलेबस, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसका टेक्निकल एग्जाम के लिए जो होती है एआईसीटी, उसका जो सिविल का सिलेबस है डिप्लोमा के लिए, उसी के बिहाफ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए सही करने पर +1 मार्क्स और गलत करने पर 0.25 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कब होगा? यदि परीक्षा कई शिफ्ट में होगी, एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होगा तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है वो यहां पर अप्लाई होगा। अगर एक या दो शिफ्ट में होगा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए यहां पे। ठीक है, अब एक्सपीरियंस के मार्क्स किस तरीके से? भाई हर साल के उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम वो 25 मार्क्स ले सकते हैं, मतलब 5 साल का बेनिफिट ले सकते हैं। सर एक्सपीरियंस काउंट कैसे होगा? 365 डेज को 1 ईयर काउंट किया जाएगा। आपने किसी भी डेट से स्टार्ट किया हो, अगर आपके पास 365 डेज कंप्लीट हो रहे हैं तो उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। सरकारी पीएसयू आदि में किया गया अनुभव जो होगा वो मान्य होगा। अगर कहीं भी गवर्नमेंट के अंडर आपने काम किया है या पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंडर काम किया है तो वो एक्सपीरियंस वैलिड होगा। अगर आपने संविदा अनुभव किया है, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया गवर्नमेंट में, तो वो भी यहां पर क्या होगा? वैलिड होगा। एक्सपीरियंस काउंटेड अप टू 12/12/2025, मतलब 12 दिसंबर तक 2025 तक का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। तो जितना आप बेनिफिट एक्सपीरियंस का ले सकते हैं उतना ले पाएंगे यहां पे। अब यहां पे सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, ये तो था एग्जाम पैटर्न, अब हम बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस को किस तरीके से देखना है। तो सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर 100 जो क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी कार्य क्षेत्र विषय के होंगे। मतलब सिविल है तो सिविल के रहेंगे, मतलब पूरे के पूरे टेक्निकल, मतलब नॉन टेक्निकल का वेटेज नहीं है यहां पे। प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहां पर क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। अब इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो सिलेबस में आपका जैसे सर्वेइंग हो गया, एस्टिमेशन कोस्टिंग एंड वैल्यूएशन हो गया, आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सोम प्लस टॉस, टॉस का बहुत ही रेयर पार्ट दे रखा है, पूरा टॉस नहीं पढ़ना है। बात ख्याल ध्यान से रखना, इस चीज को पूरा टॉस नहीं पढ़ना है, पूरा 50-60 घंटे का सिलेबस नहीं पढ़ना। सोम के साथ साथ टॉस का जो सिलेबस है वो बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, 1 या 2 पॉइंट रहेंगे जो आपके यहां पर जो सोम के सिलेबस में ही कवर्ड हो जाते हैं। स्टील डिजाइन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन वाला जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, ये सारे पार्ट आपके डिप्लोमा सिलेबस का पार्ट है। ये सारा का सारा किसका है? डिप्लोमा के सिलेबस का पार्ट है। तो डिप्लोमा का सिलेबस आपको कवर करना है
और जो एआईसीटी से अप्रूव्ड जो सिलेबस होता है उसको देख लो, उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ते जाओ। मतलब पूरा का पूरा पार्ट आपको क्या है, एआईसीटी का जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कवर कर लेना है। अब आपके किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करूं तो डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आईएएस कोडल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आईएएस कोड इंपोर्टेंट कोड भी, आपको इंपोर्टेंट कोड की लिस्ट भी याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देगा, क्योंकि आपको जो एग्जाम है 100 क्वेश्चन है वो आपको 120 मिनट में करने हैं। तो हो सकता है एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का टाइम है, तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दे दे जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, बट हां इतना है कि आप कर सकते हो अच्छे से। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देना है। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 2 दे दिया, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, इस पर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट डेटाबेस मतलब वन लाइनर क्वेश्चन भी रहेंगे कुछ, क्योंकि देखो एग्जामिनर जब एग्जाम का पैटर्न सेट करता है ना, एग्जाम का पेपर बनाता है, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन रहता है। वो कमजोर स्टूडेंट का भी ध्यान रखता है, अच्छे स्टूडेंट का भी ध्यान रखता है। तो उसमें 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट डेटाबेस्ड होंगे, है ना, जिनको हर कोई बच्चा कर सकता है। अब यहां से इसके बाद स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल, आईएएस कोडल बेस्ड जो क्वेश्चन है, यहां से फिल्टर होता है स्टूडेंट। ये बच्चा क्या करता है ना, बच्चा सीधा का सीधा रटना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा जब जब आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एग्जाम तक, हर सब्जेक्ट के पॉसिबल जितने क्वेश्चन लगा सकते हो, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटीज बिहार के अंदर वैसे भी टाइम के बाद आई है, और इस अपॉर्चुनिटी में हर कोई बच्चा चाहेगा उसका सिलेक्शन हो। तो देखो आप अलग कैसे बनोगे, क्योंकि टेक्निकल काफी सारे बच्चों का तैयार होगा, तो आप अलग कैसे बनोगे भीड़ से अलग, आप मल्टीपल प्रैक्टिस करके, सेम चीज की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके आप भीड़ से अलग हो सकते हो। तो इसीलिए आपको मेरी तरफ से जो फाइनल एडवाइस है वो क्या रहने वाली है, अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर भरोसा करना सीखो। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, आज यहां से पढ़ लिया, कल वहां से पढ़ लिया, परसों वहां से पढ़ लिया। हर एक जगह पढ़ने से अच्छा किसी एक जगह पर पढ़ो और उस प्रिपरेशन पे अपने भरोसा रखो। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे किसी बच्चे की न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रेंथ है, उसको न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा कम टाइम देके वो थ्योरी पार्ट पे ज्यादा टाइम दे, अपनी वीकनेस पे ज्यादा टाइम दो, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखो कि ये पार्ट तो मैं कर लूंगा, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अपने जो भी प्लान बनाओ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आज प्लान तो ये बनाया कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, बट मेरी पढ़ाई तो 2 ही घंटे हुई है। तो अपने जो प्लान बना रहे हो ना, देखो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज होती है, वन टाइम मिलती है। लाइफ का आखिरी एग्जाम समझ के स्टडी करो बेटा, और ऐसी स्टडी करो और इस तरीके से करो कि इस बार फाइनल जो पीडीएफ निकले उसमें जब आप अपना नाम देखो तो बेटा एक आपके पेरेंट्स पे, आपके फेस पे और हमारे फेस पे एक स्माइल रहे। तो इस तरीके से तैयारी करनी है, अपने अंदर का जोश कम मत होने देना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो। और बेटा जरूर बताना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है, टेलीग्राम पे बता सकते हो। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, एनी टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, कोई और हेल्प चाहिए, कोई और टाइप का वीडियो चाहिए, डिटेल में कोई और एनालिसिस चाहिए, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, ऐसी ही और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।